Hello dear students, this is our next lecture of chapter first matter in our surrounding. लास्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे, फिल इन द ब्लैंक्स हमने डिस्कस करे थे और मैच द फॉलोइंग को हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे असर्शन रीजन क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, असर्शन रीजन क्वेश्चंस को किस तरीके से डील किया जाता है, कैसे उनके आंसर करते हैं, ये चीज़ हमने समझनी है। एक्चुअली असर्शन रीजन क्वेश्चन जो होते हैं उनमें आपके पास दो स्टेटमेंट होती हैं। एक स्टेटमेंट को असर्शन लिखा जाता है और सेकंड स्टेटमेंट को रीज़न लिखा जाता है। आपको चेक करना होता है क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं है, या कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही होती हैं तो आपको चेक करना होता है क्या रीज़न वाली स्टेटमेंट असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ओके, फिर हमें अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर करने होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस के साथ हमें डील करना होता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर क्वेश्चन नंबर्स 1 to 10 टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड असर्शन ए एंड द अदर लेबल्ड रीजन आर। आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें जो दो स्टेटमेंट आपको मिलेंगी, एक स्टेटमेंट को क्या नाम दिया गया है, लेबल किया गया है असर्शन से, जिसके लिए ए लिखा जाता है, और दूसरी जो स्टेटमेंट है उसको लेबल किया गया, उसको नेमिंग करी गई है रीज़न, जिसको आर लिखा जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड्स ए बी सी एंड डी गिवन बिलो। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर सेलेक्ट करने हैं जो कोड आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी। ठीक है, जैसे कि नीचे देखो, ए ऑप्शन में आपको गिवन है बोथ ए एंड आर असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड आर मीन्स रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। दोनों स्टेटमेंट सही हों, असर्शन स्टेटमेंट भी अपने आप में कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सही है और रीज़न भी अगर करेक्ट स्टेटमेंट सही है। ओके, और फिर आपने देखा कि रीज़न जो स्टेटमेंट है वो सही भी है और असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपको ए लगाना है उसका आंसर। बी में कह रहा है बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion। ठीक है कि जो assertion है और reason है दोनों स्टेटमेंट अपने आप में कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ठीक है, सही है, पर रीज़न जो है असर्शन वाले पॉइंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको बी ऑप्शन चूज़ करना है। सी ऑप्शन तब चूज़ करेंगे जब असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी बट रीज़न वाली स्टेटमेंट फॉल्स होगी, और डी आपको ऑप्शन तब चूज़ करना है जब असर्शन वाली स्टेटमेंट फॉल्स होगी बट रीज़न वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी। ये आपको इस तरीके से ऑप्शन जो इनमें से सिलेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें क्या है, असर्शन हमारे पास गिवन है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में असर्शन गिवन है, substances like sugar and salt are insoluble in water and on dissolving they settle down at the bottom। ये क्या कह रहे हैं कि जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है, ये इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। तो आप खुद बताइए मेरे को, क्या जो सॉल्ट है या शुगर है वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये तो ये पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे, गलत। असर्शन वाली स्टेटमेंट ही क्या होगी यहाँ पे, गलत हो जाती है, क्योंकि शुगर और सॉल्ट तो जो है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, पर ये क्या कह रहे हैं, इनसोल्यूबल। तो पॉइंट तो यही गलत हो गया। और आगे साथ में क्या लिखा है इन्होंने, एंड ऑन डिजोल्विंग, अगर हम डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं शुगर या सॉल्ट को, वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटल में, नीचे जाकर के बॉटम में बैठ जाते हैं, आपके गिलास के या जिसमें भी आप डिजोल्व कर रहे हो उसमें नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि असर्शन जो आपको गिवन है, सॉल्ट एंड शुगर जो होते हैं सोल्यूबल होते हैं, पर ये स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है वो क्या हो गया है, गलत हो गया है। ये जो इनसोल्यूबल वर्ड यहाँ लिखा हुआ है ये क्या है, गलत लिखा है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट असर्शन वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब रीजन वाली स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर the particles of salt get mixed into the space between the particles of water। जब हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उनमें जाकर के मिक्स हो जाते हैं। तो ये बात तो सही है, ये तो हमने एक्टिविटी भी अपने बुक में पढ़ी हुई है। ठीक है, तो क्या किया था हमने इसके अंदर,
कि जो हमने बात करी थी कि कोई भी सब्सटेंस सोल्यूबल कैसे होता है, जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है उनमें जाकर के मिक्स हो जाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हमने जो पार्टिकल्स होते हैं या मैटर है, मैटर की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, तो इसी के हेल्प से हम एक्सप्लेन करते हैं उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये हमने एक्टिविटी के बेस पे किया हुआ है क्वेश्चन। तो जो रीज़न वाली स्टेटमेंट है वो तो सही है ना अपने आप में, कि जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो मिक्स हो जाते हैं किसके अंदर, जो वाटर के पार्टिकल्स के स्पेस है उनके बीच में। तो जो रीज़न वाली स्टेटमेंट है ये सही है, पर असर्शन वाली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, गलत है। तो असर्शन फॉल्स, रीज़न ट्रू, ये लिख रहा है हमें डी के अंदर, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गिवन है ये वाला, कि असर्शन फॉल्स है बट रीज़न ट्रू है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, डी आएगा, जिसमें असर्शन फॉल्स है बट रीज़न क्या है, ट्रू है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करो और सेकंड क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करो, देखो आपको समझ आया कि नहीं आया। मैं करवाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है असर्शन। असर्शन में लिखा हुआ है स्पॉन्ज इज अ सॉलिड। जो स्पॉन्ज होता है वो सॉलिड होता है, बिल्कुल। स्पॉन्ज आप सभी जानते हैं, स्पॉन्ज क्या होता है। स्पॉन्ज मतलब एक आपने कभी देखा हो कि हमारे यूटेंसिल्स साफ़ करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं स्पॉन्ज, थोड़ा गुद्दे से टाइप हम कह सकते हैं होता है, आप सभी जानते होंगे स्पॉन्ज क्या है। तो स्पॉन्ज एक सॉलिड है, बिल्कुल सही बात है, स्पॉन्ज सॉलिड होता है ना, वो लिक्विड है ना गैस है। स्पॉन्ज क्या है, सॉलिड है, नो डाउट। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट क्या है, सही है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है रीज़न। रीज़न में लिख रहे हैं स्पॉन्ज कैन चेंज इट्स शेप अंडर फोर्स। अगर स्पॉन्ज पे हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो अगर हम उसको ऐसे प्रेस करते हैं तो उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बिल्कुल सही है। एंड रीगेन इट्स शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। और अगर हम फोर्स को हटा देते हैं तो वो दोबारा से अपनी शेप को रीगेन कर लेता है, वापस अपनी शेप में आ जाता है। तो अगर हम उस शेप अपने फोर्स को छोड़ देंगे तो वापस से अपनी शेप में आ जाएगा, नो डाउट, ये सही है। एंड इट ब्रेक्स ऑन अप्लाइंग ग्रेटर फोर्स। अगर हम उस पर बिल्कुल ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ऐसे तो वो फट जाता है, बीच में से टूट जाएगा, कहने का मतलब ब्रेक हो जाएगा, ये बात भी सही है। मतलब स्पॉन्ज जो है उस पर उसकी शेप में फ़र्क आ जाता है अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं, और अगर हम फोर्स को रिलीज़ कर देते हैं तो वो वापस अपने शेप में आ जाता है जो उसकी ऑलरेडी शेप थी। और वो अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक भी हो जाता है। तो रीज़न वाली स्टेटमेंट भी सही है। असर्शन वाली स्टेटमेंट स्पॉन्ज इज ए सॉलिड, ये भी सही है, और रीज़न वाली स्टेटमेंट ये भी सही है। पर क्या रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? देखो, हम किसी सब्सटेंस को सॉलिड कब कहते हैं, जब हम कहते हैं कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस नेग्लेजिबल होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और वो उनकी शेप डेफिनेट होती है और वॉल्यूम डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, तब हम उसको सॉलिड बोलते हैं। पर ये सॉलिड का रीज़न तो नहीं है, ये तो स्पॉन्ज की एक प्रॉपर्टी है कि स्पॉन्ज अपनी शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है जब उस पर फोर्स लगाते हैं, और रीगेन भी कर लेता है अपनी शेप को जब फोर्स को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो स्पॉन्ज की प्रॉपर्टी है, स्पॉन्ज सॉलिड है उसका कोई रीज़न नहीं है। तो ये रीज़न जो हुआ है यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हालांकि अपने आप में असर्शन भी स्टेटमेंट सही है और रीज़न स्टेटमेंट भी सही है, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम जो सी पार्ट है जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं, थर्ड पार्ट जो है, सॉरी, हाँ जी, थर्ड पार्ट में गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में असर्शन गिवन है कॉपर सल्फेट एंड पोटाशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो कॉपर सल्फेट और पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स होते हैं, पार्टिकल्स कह लो आप, वो हाईली सोल्यूबल होते हैं हॉट वाटर के अंदर, गर्म पानी में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। मतलब कोल्ड में भी सोल्यूबल होंगे पर ज़्यादा सोल्यूबल होंगे हाईली। देखो वर्ड पे आप कंसंट्रेट करो, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है हाईली। हाईली सोल्यूबल होते हैं किसमें, वो हॉट वाटर में, गर्म पानी में। ओके, तो देखो सोल्यूबल तो वो कोल्ड में भी हैं पर हाईली सोल्यूबल है हॉट वाटर में। ओके, तो ये बात सही है, बिल्कुल ट्रू बात है ये। तो इसके लिए हाँ जी, तो
तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी क्या हो जाती है, सही हो जाती है कि जो कॉपर सल्फेट और पोटाशियम पर मैंगनेट के क्रिस्टल्स होते हैं हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, नो डाउट हॉट वाटर में, बिल्कुल सही बात है ये। रीजन देखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज, हॉट वाटर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज कर जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब पार्टिकल्स जल्दी से मूव करने लग जाते हैं, और अगर पार्टिकल्स जो हैं कॉपर सल्फेट या पोटाशियम परमैंगनेट के जल्दी से मूव करेंगे तो वाटर के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो उसमें जल्दी से मिक्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब सोल्युबिलिटी हाई हो जाती है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाती है। तो जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बिल्कुल सही है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ जाती है। अब देखो असर्शन में लिखा था कि कॉपर सल्फेट एंड पोटाशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल होते हैं हाईली सोल्यूबल है हॉट वाटर में, बिल्कुल सही। बिकॉज क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो इसीलिए हॉट वाटर में सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, हाई होगी। तो ये रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है असर्शन की। तो ये असर्शन सही है, बिल्कुल सही बात। रीजन सही है, बिल्कुल सही, दोनों सही हैं। और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए। थर्ड का ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, ए आ जाएगा बेटा। क्लियर हो गया। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ जी, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। असर्शन गिवन है इसमें, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर, वो तापमान जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होता है टू फॉर्म लिक्विड, लिक्विड बनाने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। ये जो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड बनाने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। ओके। रीज़न तो हम कह सकते हैं जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीज़न स्टेटमेंट देखो क्या लिखी हुई है, ऑल द सब्सटेंसेस हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट। बेटा क्या सभी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है, बिल्कुल गलत बात है ये। अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, ये रीज़न वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो असर्शन सही है और रीज़न वाली जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाती है। तो असर्शन सही और रीज़न वाली स्टेटमेंट फॉल्स। ये कौन से पॉइंट में देखो, असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, तो सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ हम देख सकते हैं। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बेटा सी। ओके, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। असर्शन गिवन है, द चेंज ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स। सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होना ऑन हीटिंग, हीट करने पर, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं और वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए विदाउट अंडरगोइंग इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। बिल्कुल सही है, सब्लिमेशन की डेफिनेशन है। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नो डाउट। रीजन वाली स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है इसमें, 4 सब्सटेंसेस लाइक अमोनियम क्लोराइड शोइंग सब्लिमेशन। वो सब्सटेंसेस जो क्या शो करते हैं, सब्लिमेशन, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है सब्लिमेशन शो करता है, नेफ्थलीन है सब्लिमेशन शो करता है, कैम्फर है सब्लिमेशन शो करता है। वेपर्स ऑफ द सॉलिड, सॉलिड के जो वेपर बने हैं वो कन्वर्ट इनटू सॉलिड, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड इनर वॉल्स ऑफ द फनल। अगर फनल की वो कोल्ड जो इनर वॉल होती है उसके कॉन्टैक्ट में आ जाए, मतलब क्या है, गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, और उसको जो है सॉलिड फॉर्म में अगर लेकर के आना है तो कंडेंसेशन वहाँ करनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्या करनी पड़ेगी, कंडेंसेशन करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, वेपर से डायरेक्ट किस में आ जाना, सॉलिड में, ये भी सब्लिमेशन है, और ऊपर वाली डेफिनेशन भी सब्लिमेशन। देखो रीज़न भी बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, पर रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो रीज़न है यहाँ पे वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिल्कुल भी असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों अपने आप में सही है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाएंगे तब भी सब्लिमेशन है, और गैस से जब डायरेक्ट सॉलिड में आओगे तब भी वो क्या है, सब्लिमेशन है। पर जो नीचे वाला रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा कि ठीक है दोनों सही हैं पर रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। ठीक है जी,
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। असर्शन गिवन है, वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर टू कीप आवरसेल्व्स कूल एंड कंफर्टेबल। हम गर्मियों में क्या है, कॉटन के कपड़े पहनते हैं अपने आप को कूल रखने के लिए और कंफर्टेबल रखने के लिए। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये तो गर्मियाँ चली हुई हैं, आप जानते हैं कॉटन के कपड़े जो है कंफर्टेबल भी होते हैं और थोड़ा सा हमें जो है गर्मी से कुछ हद तक बचा करके भी रखते हैं। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन वाली स्टेटमेंट में देखो क्या गिवन है, व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट, जब कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होता है, इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इवेपोरेट कब हो रहा है, जब एटमॉस्फेयर से वो गर्मी ले रहा है, हीट ले रहा है। एटमॉस्फेयर में कौन सी गर्मी प्रेजेंट है, लेटेंट हीट है, छुपी हुई हीट है, उसको वो अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर एटमॉस्फेयर से वो छुपी हुई हीट लेगा तो वहाँ का आसपास का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हवा ठंडी होगी वहाँ की। आप ऐसे समझ लो, अगर कोई आसपास आपके तालाब है, नदी है, नहर है या समुद्र है, तो उसके आसपास की हवा आपको ठंडी मिलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नदी, नहर या तालाब या समुद्र के ऊपर वाला जो सरफेस का जो वाटर होता है वो इवेपोरेशन वहाँ होती रहती है। इवेपोरेशन कैसे हो रही है, जो सनलाइट उसको मिल रही है एटमॉस्फेयर में, उसके आसपास जो लेटेंट हीट है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और जो ऊपर वाली वाटर की लेयर होती है वो क्या हो जाती है, इवेपोरेट। तो इवेपोरेट हो गया, वो कैसे हुआ, जो उसके आसपास का एटमॉस्फेयर है वहाँ से उसने टेम्परेचर अब्जॉर्ब करा, हीट अब्जॉर्ब कर ली है, तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है कंपेरिजनली। तो इसीलिए समुद्र, तालाब वगैरह के आसपास जो है ठंडी हवा मिलती है कंपेरिजनली। क्लियर हो गया। तो यही रीज़न है कि व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट, जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है, इट टेक्स अप द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग से क्या कर लेता है, लेटेंट हीट ले लेता है वेपराइजेशन की, विच ऑन लूजिंग हीट गेट्स कूल, और फिर वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्लियर हो गया। तो कॉटन क्लोथ्स भी जो होते हैं, जो हमारा स्वेट आता है, पसीना आता है, वो क्या करता है, कॉटन क्लोथ्स जो है उनसे क्या ले लेता है, हीट ले लेता है अब्जॉर्ब करके और इवेपोरेट हो जाता है, जिससे हमें वहाँ पे ठंडक महसूस होती है। तो हम कंफर्टेबल भी रहते हैं, कूल भी रहते हैं। तो रीज़न करेक्ट भी है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन की। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा, जिसमें असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर। 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, असर्शन ड्यूरिंग बॉइलिंग, बॉइलिंग के दौरान द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली। बॉइलिंग के दौरान वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता नहीं है, बल्कि बेशक से हम उसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं कंटिन्यूसली। जैसे अगर हम बात करें, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर आपने कर दिया और उसके बाद भी आप हीट दे रहे हो, तो भी टेम्परेचर जो है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा, वो राइज नहीं करेगा। क्लियर। ऐसा क्यों होता है, लेटेंट हीट ऑफ